Hello everyone, welcome to Legal Code. I am Advocate Neeraj and today we are going to discuss the previous year question paper of All India Bar Examination 2021. This is a practice set number 16. इससे पहले मैंने practice set 15 तक चैनल में अपलोड कर दिया है. आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग जाएं और विजिट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं. नेक्स्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया था? 1951 में किया गया था. दैट इज बी. बेसिकली उस समय काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी. उस समय बहुत सारे जजमेंट भी दिए गए थे. उस समय बहुत सारे केस चल रहे थे जैसे कि कामेश्वर सिंह का केस था, लैंड रिलेटेड केसेस थे और रोमेश थापड़ केसेस था. तो बाद में क्या हुआ कि इसी जो लैंड से रिलेटेड संबंधित जो था 9th शेड्यूल में डाला गया था और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी. इसमें बहुत सारे विवाद थे जैसे कि एक्विजिशन ऑफ जमींदारी लैंड और स्टेट मोनोपोली ऑफ द ट्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, A person instigate any person to do an offense or illegal act or omission attracts. इसका आंसर है आपका 107 आईपीसी. इसमें कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी अपराध करने के लिए या फिर गलत काम करने के लिए उकसाता है तो 107 में आता है. 120 बी में आता है क्रिमिनल कंस्पेरेसी के लिए पनिशमेंट जो कि 2 years तक हो सकता है. 114 में लिखा गया है एबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड और 144 में लिखा गया कि अनलॉफुल असेंबली जब आप डेडली वेपन्स यानी कि बहुत डेंजरस वेपन्स को लेकर के आप एक मतलब अनलॉफुल असेंबली बनाते हो. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था हैबस कॉर्पस से संबंधित पिटिशन से जो कि इमरजेंसी के टाइम पर है एंड दैट इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. केशवनंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1971 का मामला है जिसमें कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये. और बी के बाद गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस था जिसमें था कि कोर्ट ने रूल किया था कि पार्लियामेंट कुड नॉट चेंज एनी फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि 1967 में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट में आप किसी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकते. लेकिन 1971 में केशवनंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में कहा गया था दैट इस पार्लियामेंट फंडामेंटल रिलेटेड चीज़ों को भी अमेंडमेंट कर सकती है बट वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकती जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है. एमसी मेहता वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया वो इसको बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम पे जाना जाता है जो कि 6 से 9 दिसंबर के बीच में था 1985. और इसको हम ओलियम गैस लीक केस भी कहते हैं और रे श्री राम ऑफ एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड केस भी कहा जाता है. नेक्स्ट, एग्जामिनेशन चीफ कौन कंडक्ट करता है? एग्जामिनेशन चीफ वो कंडक्ट करता है जो पार्टी किसी दूसरे पक्षकार को बुलाती है. यानी कि एग्जामिनेशन चीफ जो होता है इसमें विटनेसेस का एग्जामिनेशन जो किया जाता है वो पार्टी द्वारा किया जाता है जो कि सूट फाइल करते हैं कोर्ट में. हालांकि इसका आंसर इन्होंने कोई दिया नहीं था इसलिए इसमें इसमें ऑप्शन नहीं डाला मैंने. नेक्स्ट, द कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को कब आया था? इसका इसका आंसर है डी. दैट इज रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, हु इज प्रोटेक्टेड वर्कमैन? इसका आंसर है सी. वर्कमैन हु इज एन एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द एस्टेब्लिशमेंट. इसका आंसर है सी. नेक्स्ट, ए ट्रेडमार्क एक विजुअल सिंबल होता है और ये दैट इज अप्लाइड टू द आर्टिकल्स ऑफ द कॉमर्स विद ए व्यू. यानी कि ट्रेडमार्क होता क्या है? ट्रेडमार्क एक प्रकार का सिंबल होता है जो किसी भी व्यापार के संबंध में यानी कि जो भी आप व्यापार करते हैं उसमें कोई भी आप ट्रेड या बिजनेस करते हैं उसमें आर्टिकल से संबंधित चीज़ें होती हैं जिसमें एक हर एक विषय वस्तु की यानी कि हर एक सब्जेक्ट मैटर की एक ट्रेडमार्क होता है जिससे उस कंपनी या जो उस चीज़ को बनाती है उसकी पहचान की जाती है. तो जो ट्रेडमार्क बनाया जाता है उसमें जो सिंबल होता है वो वर्ड द्वारा भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकता है, कोई लेबल भी हो सकता है. तो इसका आंसर है डी. नेक्स्ट, भारत में जो इंडियन लीगल सिस्टम है जिसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एक नई टेक्निक यानी एक नई पद्धति का विकास हुआ जिसको हम लोक अदालत कहते हैं. इसको पहली बार एक स्टेचुरी रिकॉग्निशन मिला था लीगल सर्विसेज ऑथराइजेशन एक्ट 1987. इसका आंसर है सी. साहबानो केस किससे संबंधित है? इसमें था मेंटेनेंस ऑफ ए डाइवर्स मुस्लिम वुमेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, अब इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के लिए कौन जा सकता है? तो इसका आंसर है डेट इज डी. यानी कि कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन. दूसरा, इसमें एनजीओ या फिर कोई भी पब्लिक स्पिरिट से संबंधित एसोसिएशन जा सकती है और कोई भी ऐसा ऐसा ग्रुप जा सकता है जिसका स्वयं का कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो. नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इसका आता है आर्टिकल 310 जिसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है दैट ही कैन रिमूव एनी सिविल सर्वेंट. यानी कि इसमें सिविल सर्वेंट को बिना किसी बताए उन्हें पद से उन्हें हटाया जा सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बी. सिविल सर्वेंट. नेक्स्ट,
सेक्शन नंबर 24A ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961, जिसमें इनरोलमेंट यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द इनरोलमेंट ऑफ द एडवोकेट्स के बारे में बताया गया। हालांकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं डाला। नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी, अगर कंपनी के आर्टिकल में कोई भी चेंज करना है तो शेयर होल्डर्स जितने भी होते हैं वो एक्सप्रेस रेजोल्यूशन पास करते हैं, जिसमें 2/3 मेजोरिटी को पास करने के बाद ही कंपनी के आर्टिकल्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, आर्टिकल 361 में क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट एवं गवर्नर को प्रोटेक्शन और इम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई है कि उन्हें न्यायालय में किसी प्रकार से उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये केवल सिविल मामलों में होते हैं। दंडिक मामलों यानी कि जितने भी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें इस प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। नेक्स्ट, अटरिंग ऑफ वर्ड्स यानी कि इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करना जो कि जानबूझकर के डिलिबरेटली या इंटेंशन के साथ किया जाता है ताकि लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट यानी कि उनकी जो धार्मिक भावनाएं उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। इसका आंसर है 298 ऑफ आईपीसी में बताया गया है। 296 में लिखा गया है कि रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब करने के लिए 296 में बताया गया, और 297 में बताया गया है कि जितने भी कब्रिस्तान से संबंधित जो इलाके होते हैं वहाँ पे ट्रेस पास करना यानी कि वहाँ पे अत्याचार करना। नेक्स्ट, धारा 320(1)(a) सीआरपी थी, जिसमें बताया गया है आपके कौन कौन से मामले कंपाउंडिंग ऑफेंसेस होते हैं। तो इसमें आईपीसी की कौन कौन सी धारा लागू होती है? इसका आंसर है डी 506। 506 में बताया गया है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए पनिशमेंट के बारे में बताया गया। 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक धमकी देते हैं। तो आपराधिक धमकी जो कि 506 में बताया गया है वो क्या है? 506 यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक धमकी एक कंपाउंडिंग ऑफेंस होता है। बाकी सेक्शन के 503 की बात करते हैं। इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में डेफिनेशन दिएगा 503 में। 504 में लिखा गया है कि इंटेंशनली आप इंसल्ट करते हो ताकि ब्रीच ऑफ पीस को आप उकसा सके या ये भड़का सके। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आप बात करते हैं 505 की बात करते हैं, इसमें लिखा गया है यानी कि ऐसे बयान देना यानी कि ऐसे स्टेटमेंट देना जो कि पब्लिक मिसचीफ हो या दुश्मनी या फिर समाज में हैट्रेड यानी कि नफरत की भावना या जानबूझकर के इरादेतन किया गया हो, उसे संबंधित बताया गया 505 में। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एक नई पद्धति का विकास हुआ है जिसको हम कहते हैं लोक अदालत। नेक्स्ट, मुस्लिम माइनर इनमें से कौन से प्रॉपर्टी का लीगल गार्डियन नहीं होता? तो इनमें ब्रदर नहीं होता, बाकी पितामह पितामह यानी कि ग्रैंडफादर यानी कि डी, फादर यानी फादर, और फादर के द्वारा जो भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जाता है वो तीनों ही लीगल गार्डियन हो सकते हैं, लेकिन भाई, चाचा और मुस्लिम पत्नी कभी नहीं हो सकती। इसका आंसर है बी। गार्निशी कौन होता है? अ थर्ड पार्टी जिन्हें ये निर्देश दिया गया है एक लीगल सूचना के द्वारा कि वो अपने पैसे को सरेंडर कर दे ताकि डेप्ट या क्लेम को सेटल किया जा सके। तो इसका आंसर है आपका 19 का है ए। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत धारा नंबर 18 यानी कि सेक्शन 18 में कोर्ट के मैटर के संबंध में किसको सख्ती दी गई है, यानी कि कौन से ऑफिसर को सख्ती दी गई है? इसका आंसर है डी, कलेक्टर। कलेक्टर के पास सीपीसी की 1908 की धारा यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की जो यानी कि जो जो उनके तहत कि वो किसी भी पक्षकार को समन कर सकती है, और वो यानी कि वो सभी अधिकार होते हैं जो कि सीपीसी के तहत उनको प्राप्त होती है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल, और थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।